नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स को 22 और 23 जनवरी के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सभी लोग अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आपको पता ही है। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, 14 मई को उनका एग्जाम है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी के भी सारे जो है सब्जेक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन को करते रहिए। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसा कि समय भी बहुत कम है, एक बार सारे सिलेबस को कवर करिए फिर उसका रिवीजन करिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, प्रैक्टिस लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ज्यादा से ज्यादा लगा डालें। यही है एकमात्र तरीका आपका जो है पीटी क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़िए और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये देखिए, जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो सेना की दृष्टि से दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो देश है उसकी रैंकिंग जारी की गई है और बताया गया है इसमें कि भारत को स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, यही आपसे प्रश्न पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी है। चौथे स्थान पे भारत है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि अभी हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है रिपोर्ट 2023, इसमें बताया गया है कि अगर शक्तिशाली सेना के रूप में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में, वो चौथा स्थान है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। तो यहाँ की जो हमारे देश की आर्मी है वो दुनिया की चौथे नंबर की सबसे शक्तिशाली आर्मी है। इस रिपोर्ट में देखा जाए 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का चौथा स्थान है। वही पहले स्थान पे देखा जाए जो सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद बात किया जाए तो रूस है, फिर चीन है, फिर भारत चौथे स्थान पे है। ग्लोबल फायर जो इंडेक्स जो जारी किया गया, जो रिपोर्ट जारी किया गया, देखिए ये किन किन आधारों पर रैंक जो है, जो पैमाना था वो क्या था। सबसे पहले तो सेना की कितनी संख्या है, जो आर्मी है उसमें कितने लोग हैं, राष्ट्रीय संसाधन कितने हैं, जो रिसोर्सेस है सेना के लिए, ठीक है, एक देश की रक्षा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो कितने हैं, वित्तीय स्थिति कैसी है उस देश की, ठीक है, लॉजिस्टिक और भौगोलिक, ये सब पैमानों के आधार पे जो है देश को रैंकिंग जारी किया गया है। अगर हम देखें टॉप 10 जो रहे हैं ग्लोबल पावर इंडेक्स में, सबसे पहले तो हमने अमेरिका को देखा, दूसरे पे रूस है, फिर चीन है, फिर भारत का स्थान आता है, 5वें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। उसके बाद देखा जाए साउथ कोरिया, पाकिस्तान का देख लीजिए 7वें जो है, पाकिस्तान भी अंडर 10 में ही है, 7वां स्थान है इसका। वही जापान 8वें, फिर फ्रांस, फिर इटली। तो देखा जाए ये है ग्लोबल पावर इंडेक्स जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में जो देश है वो है अमेरिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेशनल पार्क हो गया और देखा जाए रामसर स्थल हो गया, ऐसे तो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, हम देखेंगे क्यों चर्चा में था। और ज्यादा ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर इज ए है। और देखते हैं तो देखिए ये कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है और जिला कौन सा है दोस्तों? बस्तर जिला है। ठीक है, इस उद्यान के बारे में देखा जाए ये उद्यान चर्चा में क्या है, यहाँ पे आप चमगादड़ देख रहे होंगे, नारंगी रंग का चमगादड़ जो यहाँ पे देखा गया है, जिस कारण से ये राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में एक गांव है बोडल गांव, वहां पे केले की बागान थी, वहां पे एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है, उसको पेटेंट बैट कहा गया है। ठीक है, पेटेंट बैट के नाम से इसे जाना जाता है। और इस बैट की बात किया जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैरीबोला पिक्टा। आप इसकी फोटो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए नारंगी कलर का ये चमगादड़ है, फर इसकी निकली हुई है। और ये देखा जाए प्रजाति ज्यादातर तो ये
बांग्लादेश में, ब्रुनेई में, बर्मा, कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया। एक तरीके से देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में जो है इनकी प्रजाति देखने को मिलती है, और साउथ एशिया में देखा जाए तो श्रीलंका में इसकी प्रजाति भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो ये नारंगी रंग का होता है, चमकीले नारंगी रंग का। इसके जो पंख होते हैं वो काले होते हैं, और पीठ पे जो है घने नारंगी फर होते हैं, और नीचे जो है गर्म बफ होते हैं, ठीक है। तो ये थी इस की विशेषता। यहाँ पे देखिए ये प्रजाति और भी जगहों पे हमें देखने को मिला, ऐसा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिला है, नारंगी रंग का चमगादड़। ये महाराष्ट्र में भी देखा गया था, कर्नाटक में भी इसको देखा जाता है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा गया, जिसका अर्थ ये चर्चा में रहा है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमें देखने को मिला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वहीं देखा जाए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा किस क्षेत्र में चुनौतियों की पहचान करने के लिए सैन्य रणक्षेत्र 2.0 का आयोजन किया गया। तो सैन्य रणक्षेत्र जो 2.0 का आयोजन किया गया है, ये एक तरीके से अभ्यास है, और ये किन चुनौतियों की पहचान करने के लिए और उनका समाधान तलाशने के लिए किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर सी है साइबर सुरक्षा, ठीक है। साइबर सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां आती हैं उनकी पहचान करने के लिए सैन्य रणक्षेत्र 2.0 का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सेना प्रशिक्षण कमान है, उसी के मुख्यालय के अधीन जो भारतीय सेना है, उसने देखा जाए अक्टूबर से शुरू किया था इसका आयोजन, और ये जनवरी 2023 तक ये हैकाथॉन जो चला है, दूसरा संस्करण था सैन्य रणक्षेत्र 2.0, इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य दोस्तों क्या है, एक तो साइबर जो है समस्या है, जो साइबर चुनौतियां हैं उनका एक तरीके से उनकी पहचान करना, उनकी तलाश करना, और साथ ही साथ जो चुनौतियां सामने आएंगी उन चुनौतियों का समाधान तलाशना, ठीक है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो समाधान है उनको क्या करना, तत्काल उनको शुरू करना। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है हमारे समक्ष जो है साइबर चुनौती ये है और इसका समाधान ये है, लेकिन हम उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तुरंत की तुरंत जो है उस समाधान को जो है शुरू कर देना, तत्काल प्रभाव में लाना उसको, और फिर जो विकास में लगने वाला समय है उन समय को भी कम करना, जल्दी से जल्दी साइबर चुनौतियों का समाधान करके उनको उन पहल की शुरुआत करके जो कुछ भी आ रही है समस्या उसको खत्म करना कम से कम समय में। यही है सैन्य रणक्षेत्र 2.0 का उद्देश्य, ठीक है। इसकी बात किया जाए सैन्य रणक्षेत्र 2.0, तो यहाँ पे जो है साइबर क्षेत्र के जो है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो शिक्षाविद है, जो संगठन है, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक तरीके से अवसर दिया है। सेमिनार के माध्यम से देखिए जो प्रतिभा का उपयोग होगा, जो चयनित प्रतिभा होगी, एक सेमिनार हुआ है, इसमें जो कुछ भी लोग होंगे साइबर सुरक्षा से संबंधित, साइबर क्षेत्र से जो विशेषज्ञ होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन करेंगे, एक तरीके से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, और उन्हीं प्रतिभाओं का उपयोग करके साइबर सुरक्षा जो उपकरण है, जो तकनीकी है, उनका फास्ट ट्रैक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। क्या ये एक तरीके से जो साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां आ रही है उसी लिए, ठीक है। तो सैन्य रणक्षेत्र 2.0 जो है ये साइबर चुनौतियां, जो साइबर सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए, उनके समाधान को तलाशने के लिए इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अमेरिका और किस देश के बीच मैरेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो किसके देश के बीच में होने वाला है, तो ये अमेरिका और श्रीलंका के बीच में होने वाला है मैरेक्स 2023 अभ्यास, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है जो सामरिक क्षेत्र है या फिर कोई भी क्षेत्र, उसमें हम चीन का लगातार प्रभाव देख रहे हैं। तो चीन ने जो एक तरीके से अपना सैन्य युद्धाभ्यास बढ़ाया है, इसी के चलते जो श्रीलंका है और अमेरिका है वो एक तरीके से अभी जनवरी 2023 में आपदा राहत की तैयारी के लिए और एक स्वतंत्र और खुला जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो एक तरीके से उसमें ऐसा ना हो किसी देश का वर्चस्व हो, कोई देश अपना अधिकार स्थापित करे, अन्य देशों को एक तरीके से अन्य देशों के सामने चुनौतियां आए खड़ी करे,
इन सब चीजों के लिए एक तरीके से जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो खुला रहे हर देशों के लिए, बराबर उसमें अधिकार हो, उसको बनाए रखने के लिए सप्ताह भर चलने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का देखिए नाम क्या है, कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडिनेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, कैरेट या फिर इसी को हम मरीन एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन किया गया। इसमें जो है श्रीलंका के अलावा देखा जाए श्रीलंका की नौसेना और साथ ही साथ श्रीलंका की जो वायुसेना है, जापान के जो समुद्री आत्मरक्षा बल है और मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल है, उनके प्रतिभागी जो है इसमें शामिल होंगे। एक्सरसाइज कैरेट की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये अमेरिका के जो प्रशांत बेड़े हैं उनके द्वारा एक तरीके से इसको आयोजित किया जाता है। किनके साथ, जो आसियान देश हैं, जो दक्षिण पूर्व के आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, इनके जो सदस्य देश हैं उन्हीं के बीच में इस एक्सरसाइज कैरेट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अमेरिका के जो प्रशांत बेड़े वहां पे वर्तमान में देखा जाए तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया के अलावा जो है साउथ एशिया के भी कंट्री भाग लेते हैं और इस समय इस अभ्यास में 9 राष्ट्र जो है वो भाग लेते हैं, जिसमें से बांग्लादेश हो गया, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो ये देश जो है वर्तमान में एक्सरसाइज कैरेट का जो है भाग लेते हैं इसमें और ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रशांत बेड़े में। किसके साथ, सदस्य देश जो है दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्यों के बीच में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार स्कूल में समग्र नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2 से बढ़कर 2022 में कितने प्रतिशत हो गए हैं। कोविड के बाद जब स्कूल बंद थे, कोविड जो है महामारी के दौरान, कोविड के बाद जो है स्कूल में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों के नामांकन की संख्या बढ़ी है या फिर कम हुई है, लेकिन ये बढ़ गई है। ठीक है, और ये कितनी हो गई है, 97.2 से बढ़कर के 98.4% हो गई है। ठीक है, तो ये देखा जाए कि एनजीओ है, एनजीओ प्रथम, ध्यान रखिएगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो असर रिपोर्ट जारी किया जाता है वो एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में देखिए ये बताया गया है कि भले ही भाई जो यहाँ पे महामारी थी, ठीक है, महामारी के दौरान जो स्कूल बंद थे उसके बावजूद भी जो क्लास 6 से लेकर जो यहाँ पे जो है 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनका देखा जाए नामांकन आंकड़ा बढ़ा है। 2018 में 97.2 से बढ़कर के 2022 में 98.4% हो गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो 3 से लेकर के 16 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे थे उन बच्चों का अनुपात जो वर्तमान में नामांकित नहीं था वो भी हमें जो है कम देखने को, यानी कि नामांकन जो अनुपात था वो 2018 में 2.8 से गिर करके अब तक के सबसे निचले स्तर पर चला गया है 1.96% पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, साथ ही साथ ये भी बताया गया जो सरकारी स्कूल थे, सरकारी स्कूलों में नामांकन जो है बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जहां सरकारी स्कूलों में 2018 में 65.6% था, वही 2022 में 72.9% जो है नामांकित बच्चों में वृद्धि देखने को मिली है। और यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उनकी पढ़ने की क्षमता के साथ जो संख्यात्मक कौशल है उन कौशल की तुलना में बहुत अधिक जो है तेजी से गिरावट जो है तेजी से बिगड़ रही है। 2012 के पूर्व के स्तर से भी वो नीचे गिर रही है, ये सारी बात की गई है। वहीं ये बात किया गया जो सरकारी या फिर निजी स्कूल हैं, इन स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर में पर पढ़ने में सक्षम थे वो 2018 में 27.3 से गिर करके 2022 में 20.54% हो गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं जो बताई गई हैं असर रिपोर्ट में जो प्रथम एनजीओ के द्वारा जारी किया गया। थोड़ा सा इन रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो एक तरीके से ट्यूशन पे बच्चों की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वो स्कूल के बावजूद उनको ट्यूशन करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये सारी चैलेंजेस जो है इस रिपोर्ट में बताई गई है जो एक तरीके से ठीक भी नहीं है कि आप बताइए स्कूल भी जा रहे हैं उसके बावजूद आपको ट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि देखिए 5 में से जो 2 बच्चे हैं वो ट्यूशन पे निर्भर है। ठीक है, और ये जो है बढ़ रही डिपेंडेंसी ट्यूशन क्लासेस पे। तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, चुनौतियां बताई गई हैं जो इस समय है देखने को मिल रही है। बाकी नामांकन की बात किया जाए, एनरोलमेंट की बात किया जाए तो ये बड़ा है कोरोना के बाद से जब स्कूल बंद थे।
ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है वर्तमान में, और ये 7 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगले महीने। तो इन्होंने कुछ अपने कारण बताए, जो कि यहाँ पे देखा जाए ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में घोषणा किया है कि ये 7 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। और ये देखा जाए ये एक तरीके से अगला जो चुनाव होने वाला है न्यूजीलैंड में अक्टूबर में 2023 में, उसमें भी ये उम्मीदवार नहीं रहेंगी, यानी कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। और यहाँ पे बात किया जाए जैसिंडा अर्डन की, तो ये देखा जाए 37 वर्ष की आयु में 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। बहुत कम आयु की प्रधानमंत्री थी ये, 37 वर्ष थी इनकी, 2017 में चुनाव था। 5.5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, कुछ दिन अभी और कार्यकाल था इनका, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात की है। कोरोना काल में पूरे देश का नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया था, एक सफल नेतृत्व इनके जो है कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सबसे पहला तो हमें ये भी पता है कि एक तरीके से तंबाकू मुक्त देश बनाने का सबसे अहम फैसला न्यूजीलैंड ने ही सबसे पहले देखा जाए तंबाकू से संबंधित नीति लागू किया। 2025 तक तंबाकू एक तरीके से सिगरेट को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश भी न्यूजीलैंड होगा। तो इनके है कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात की है और अगला चुनाव भी लड़ने के लिए इनकार कर दिया है। ये देखा जाए विश्व में सबसे कम उम्र की महिला शासनाध्यक्षों में से एक है। ठीक है, बात करते हैं न्यूजीलैंड की दोस्तों, तो ये देखिए आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए साउथ ईस्ट में आपको दिखाई देगा न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, और यहाँ पे कुक स्ट्रेट है। ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ के बीच में है। और ये देखा जाए कुक स्ट्रेट जो है तस्मान सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, और जो है न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड है और जो साउथ आइलैंड है उसको अलग करता है। और जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन, ये नॉर्थ आइलैंड पर स्थित है। राजधानी यहाँ पे वेलिंगटन है। करेंसी की बात की जाए न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है और राष्ट्रपति डेवी हॉकली है। ठीक है, डेवी हॉकली यहाँ की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कंट्री के बारे में काफी चर्चा में है, बहुत ही कारणों से चर्चा में, इसलिए थोड़ा सा इसकी अच्छे से लोकेशन ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा की निम्नलिखित में से किस राज्य में डायनासोर के 250 से अधिक अंडों के जीवाश्म मिले हैं? तो करेक्ट आंसर इज सी है, मध्य प्रदेश में मिले हैं। तो अभी देखा जाए मध्य प्रदेश का जो जिला है थार जिला, ठीक है, वहां से डायनासोर के लगभग 200 से अधिक 250 से अधिक जो है अंडे मिले हैं, जीवाश्म हैचरी की खोज किया गया है। और इस खोज से जो उस समय जो टाइनासोरस, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, टाइटनोसोर के बारे में एक तरीके से रोमांचक नए विवरण सामने आए हैं। और ये देखा जाए एक तरीके से जो नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश की, एक तरीके से इनके विलुप्त होने के पहले ये इधर विचरण किए होंगे, तभी इनके अंडे यहाँ पे थे। और एक तरीके से इस अंडे से बहुत सारी चीजें हमें जानकारी मिलेगी इनसे संबंधित। तो यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में टाइटनोसोरस के जीवन के बारे में, बल्कि जो आसपास के परिदृश्य उनकी विशेषताओं के बारे में बहुत सारे नए विवरण हमें बताएंगे। तो एक तरीके से इस जीवाश्म के जो अंडे मिले हैं डायनासोर के, उससे हमें इनके जीवन के भी बारे में, साथ साथ जो भारतीय महाद्वीप है उससे संबंधित भी और भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नर्मदा घाटी में जो शोधकर्ता थे, नर्मदा घाटी में जो लैम्डा फॉर्मेशन है, उसी से देखा जाए टाइटनोसोरस के कुल देखा जाए कितने अंडे, तो कुल 256 जीवाश्म के अंडे और कितने 92 घोंसलों की खोज किया है। लैम्डा फॉर्मेशन देखिए, ये भूगर्भीय बेल्ट है, और ये इसका फॉर्मेशन जो है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में एक तलछट्टी भूगर्भीय बेल्ट है। ठीक है, इसकी बात किया जाए लैम्डा फॉर्मेशन की, तो ये 101 से लेकर के 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैले उत्तर क्रेटेशियस युग से जीवाश्म प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है न्यूज, थोड़ा सा और भी इसके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, और लैम्डा फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत प्रवाह पहल शुरू की है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय।
दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी है। नौवहन जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय ने भारत प्रवाह पहल की शुरुआत की है और इस समय वर्तमान में जो नौवहन जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भारत प्रवाह इसके तटों के साथ पहल की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है भाई भारत पहल की, जो भारत प्रवाह पहल है, तो एक तरीके से जो हमारे जो जीवन में एक तरीके से जो रोजमर्रा के जीवन में जो नदियां हैं, जो बंदरगाह हैं, जो पोत है, जो पोत परिवहन है, किस तरीके से महत्व रखते हैं, उस महत्व को उजागर करना किसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, संचार के माध्यम से। तो इन सब के माध्यम से जो हमारे जीवन में एक तरीके से आम आदमी के जीवन में नदियां बहुत प्रभावित करती है। बंदरगाह व्यापार के लिए, नदियां हमारे जीवन के लिए, हमारे कृषि के लिए, पोत परिवहन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने के लिए, तो हर तरह से जो है ये हमारे जीवन को प्रभाव करते हैं। तो उन सब प्रभाव को एक तरीके से उनके महत्व को, इनके महत्व की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, उनको उनके महत्व को उजागर करना इन सारे चीजों के माध्यम से। साथ ही साथ देखिए ये जो है जो पहल है वो समुद्री क्षेत्र से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो नीतिगत मुद्दे हैं, जो भविष्य के लक्ष्य हैं, उनको भी उजागर करेगा। ठीक है, तो ये पहल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, भारत प्रवाह पहल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो निदेशक नियुक्त हुए हैं, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर दोस्तों प्रवीण शर्मा। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ये निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो जो मंत्रालय है दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है और उसके निदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो प्रवीण शर्मा जी हैं। ठीक है, तो प्रवीण शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा और इस आदेश के अनुसार देखा जाए जो प्रवीण शर्मा है वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेश तक, जिस दिन ये पदभार ग्रहण करेंगे उस तिथि से या फिर अगले आदेश तक, जब तक आदेश न दिया जाए तब तक ये 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारी आयोग के तहत इस पद पर क्या करेंगे, नियुक्त रहेंगे। तो 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा या फिर जब तक इनको आदेश दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो निदेशक नियुक्त किए हैं वो प्रवीण शर्मा जी हैं। वही बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का दोस्तों जो गठन हुआ था वो 2018 में किया गया था। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित जिसे किया गया है, किसे किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर इज मनीष तिवारी। ठीक है, मनीष तिवारी जी को देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ब्रिटिश भारतीय उद्यमी है मनीष तिवारी, इनको देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो इसके साथ ही साथ देखा जाए तो ये जातीय अल्पसंख्यक केंद्रीय मार्केटिंग एजेंसी के ये संस्थापक है। ठीक है, मनीष तिवारी जी की बात किया जाए दोस्तों तो ये जातीय अल्पसंख्यक केंद्रीय मार्केटिंग एजेंसी की ये संस्थापक है और इनको हाल फिलहाल में देखा जाए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को देखिए सबसे पहले जो प्राप्त किया था जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के जवाहरलाल नेहरू को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला था, जिसमें से देखा जाए जो दक्षिण अफ्रीका के जो दिव्यांगत नेता थे नेल्सन मंडेला, उनको, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, उनको भी जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, इस अवार्ड के बारे में देखा जाए मनीष तिवारी जी के बारे में देखा जाए तो इन्होंने एक एजेंसी की स्थापना किया जिसका नाम है हियर एंड नाउ 365। ठीक है, इस एजेंसी के भी ये संस्थापक है मनीष तिवारी, ब्रिटिश इंडियन है ये। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ जिसमें हम बहुत सारे नियुक्तियों के बारे में पढ़े और कुछ चीजें और देखें, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा हम लोगों ने। अब बात करेंगे दोस्तों आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है दोस्तों की बिजनेस टुडे KPMG द्वारा आयोजित वर्ष 2022 हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता है। देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2022 हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार जो जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जीता है।
वही बात करें अगला की मानवता की सेवा हेतु बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार IAS से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर सेंडुक रोहित को। ठीक है, ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वही बात किया जाए अजंता अलोरा फिल्म समारोह में राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है किसको? नानेरा को मिला है। ठीक है, तो नानेरा फिल्म को देखा जाए ये एक राजस्थानी फिल्म है और एक समारोह है अजंता अलोरा फिल्म समारोह, उसमें गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो मिला है वो नानेरा को मिला है। वही बात किया जाए इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं जिनकी उनकी जो बुक है ब्रेक थ्रू, ठीक है, उसके लिए इनको गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 मिला है। क्या नाम है? हरीश दामोदर। ठीक है, हरीश दामोदरम जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं। वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। किस बैंक ने? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने गरुड़ एक्सप्रेस जो है एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। किस योजना के लिए? तो किसान पुष्पक योजना के लिए। आज का आपसे मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताएंगे अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं और ये किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं, अलोरा की गुफाएं, और किस काल जो है किसके काल किस समय जो है किस शासन के किस वंश के दौरान इसकी स्थापना की गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो आज आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया है क्योंकि आजकल आप लोग आंसर बहुत कम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो PDF है वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अच्छे से रिवीजन करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, इसी तरह मेहनत करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जो चीजें इश्यूज आ रही है वो भी बताएं आप लोग, उसको जरूर हैंडल किया जाएगा। चलिए बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।